Hello students, good morning to all of you. Today our unit is fifth and part second. ओके हम स्टार्ट करें यूनिट फिफ्थ का पार्ट सेकंड जो कि हमारा रह गया था. देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें कौन कौन से फैक्टर्स. हमारा जो चैप्टर है वो केमिकल स्टेबिलिटी था, है ना, काइनेटिक था, केमिकल काइनेटिक, ड्रग स्टेबिलिटी, ये हमारा यूनिट था. इसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो ये है कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को. ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. तो कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर. ओके, फर्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है वो हमने सबसे पहले डील करा है अर्नियस इक्वेशंस के थ्रू. अर्नियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेम्परेचर पे एक इफेक्ट दिया था. वो ये था के इक्वल्स टू, ये इक्वेशन आपको याद करना है. अर्नियस इक्वेशन होती है के इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई में ई की पावर ई ए अपन में आर टी. ये हमने प्रीवियस पहले भी कहीं किसी चीज़ में फिजिकल जब में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है कि जो ए है हमारा वो एरिया है, अर्नियस कांस्टेंट है, सॉरी, ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, आर जो रियल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, के एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है. इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अर्नियस इक्वेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिपेंड करते हैं. टेम्परेचर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है. अर्नियस कांस्टेंट है कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू हम क्या करते हैं, अर्नियस इक्वेशन को करते हैं. जब इस इक्वेशंस में हम क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, बोथ साइड टेकिंग अ लॉग. यदि हम इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, वो भी कौन सा वाला, एल एन वाला लॉग ले रहे हैं. तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, एल एन के, एल एन और ये जब ये देखो मल्टीप्लाई में है, ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में, लॉग एम मल्टीप्लाई एन जो होता है वो फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस एन होता है. नेक्स्ट इक्वेशन में जो हमारी वैल्यू है, नेक्स्ट इक्वेशन में जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ गई हमारी, लॉग ए प्लस फिर हमारा है लॉग ए. देखिए लॉग एम प्लस एन तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी. देन लॉग हमारा जो होता है, लॉग और ई पार्ट जो होता है वो आपस में कैंसिल हो जाता है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, माइनस ई ए अपॉन में आर टी. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जहाँ लॉग रहता है तो वो लॉग एल एन लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, और जहाँ कोई नंबर नहीं रहता है तो वहाँ हमारा अपॉन वाली चीज़ आ जाती है, जैसे कि हमने प्रीवियस में 2.303 के लिए देखा था. तो ये हमारी वैल्यू एल एन फॉर्म में बनी. देन फिर हम कन्वर्ट करते हैं एल एन बेस को, हम एल ओ जी बेस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. तो हमने एल एन को एल ओ जी बेस में हमने कन्वर्ट करा, तो हमारा वैल्यू जो है वो 2.303 के थ्रू ये आ गई. ठीक, उसके बाद हमने इसके बीच में क्या करा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बन रही है ये इक्वेशन. हमने क्या करा, इसके बीच में हमने क्या करा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के बीच में हमने कर्व बनाया. तो हमारा कर्व जो है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है. देखो आपको दिख रहा है लॉग के और 1/t के बीच में हमने कर्व बनाया तो आपको स्ट्रेट लाइन मिली, और ये वाला जो हो गया हमारा क्या आ गया, हमारा स्लोप आ गया. ठीक, तो अर्नियस के थ्रू हमारा टेम्परेचर डिपेंड करता है क्या. सेकेंड हमारा फैक्टर से सॉल्वेंट. सेकेंड फैक्टर है सॉल्वेंट. द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द ड्रग जनरली रिलेटिवली सॉलिबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो सॉलिबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की सॉलिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट आपने किस टाइप का लिया है. द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट सॉलिबिलिटी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिवन इन द अबव इक्वेशंस. ये सॉलिबिलिटी के लिए आपको याद रखना है कि हमारी जो सॉलिबिलिटी है उसके लिए, हमारी सॉल्वेंट की सॉलिबिलिटी के लिए ये इक्वेशन यूज़ की जाती है, आपको लर्न करना है. ओके, फिजिकल जो है अभी तक जो हमने करा था उसके बाद फिजिकल में जो रहता है वो उसमें मैक्सिमम इक्वेशंस लिखना इंपॉर्टेंट होता है. यदि आप इक्वेशन नहीं लिखते तो आपके मार्क्सिंग जो है वो लॉस्ट होते हैं. ओके, के जो है रेट रिएक्शन कांस्टेंट होता है, के जो इनिशियल रेट कांस्टेंट होता है, वी जो होता है वो हमारा मोलर वॉल्यूम होता है रिएक्टेंट ए और बी का, और डेल ए, डेल बी, डेल स्टार जो होता है वो सॉलिबिलिटी पैरामीटर्स होते हैं किसी भी ड्रग को डिजॉल्व करने के लिए, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है. On the basis of above equation, it can be said to be polar solvent tend to accelerated reaction in which product form are more polar than the reactant. देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर. पोलर जो होता है उसका मतलब ये होता है कि वो क्या हो जाते हैं, आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं. ठीक है, आयंस के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, वो पोलर्स कहलाते हैं. नॉन पोलर जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, उनके आयंस डिसोसिएट नहीं होते, वो नॉन पोलर होते हैं. तो दो तरीके के हमारे या तो पोलर सॉल्वेंट होंगे या नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे. तो सॉलिबिलिटी हमारे किसी भी ड्रग की जो होगी वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है कि वो पोलर नेचर का है या नॉन पोलर. पोलर दैट मीन्स एक्वस और नॉन पोलर मतलब नॉन एक्वस. ठीक, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारे फैक्टर्स है वो आयनिक स्ट्रेंथ है. आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ आयंस स्टेट ऑफ सॉल्यूशन रेट ऑफ डिग्रेडेशन में बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन. आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ को इस फॉर्मूले के थ्रू क्या करा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है.
देखिए इसमें वेयर के इक्वल्स टू डिग्रेडेशन रेट कांस्टेंट है हमारा, K0 रिएक्शन रेट कांस्टेंट इनफाइनाइट के लिए, ZA और ZB जो है वो चार्ज कैरी करता है A और B सॉल्यूशन में। यदि रिएक्टेंट में A और B दो है तो उसके चार्जेस प्रेजेंट करता है। म्यू जो है आयनिक स्ट्रेंथ, उसमें आयन्स के बीच में कितनी स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है, ठीक है, सॉल्यूशन की। According to above equation, an increased ionic stress of the solution would tends to decrease the rate of reaction। यदि ionic strength ज़्यादा होती है तो rate of reaction जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये डिपेंड करता है अपोजिटली चार्ज आयन होना चाहिए। कभी पॉजिटिव है तो नेगेटिव से अटैच हो जाता है, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। वो डिपेंड करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है वो आप थोड़ा सा इसमें देखिएगा। नेक्स्ट हमारा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और सॉल्वेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, वो क्वांटिटी जिससे हम क्या करते हैं, वो एबिलिटी जिससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज जब प्रोवाइड करके, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, हम सॉल्वेंट की जो कितना हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो चीज़ हम इससे चेक करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। ये भी हमारा इस इक्वेशंस के थ्रू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि ln k इक्वल्स टू ln k e इक्वल टू इन्फिनिटी n z b e की पावर 2 r t r स्टार 1 अपॉन में एप्सिलॉन से डिपेंड करता है। k जो है वो रेट रिएक्शन कांस्टेंट है, k e इन्फिनिटी जो है रेट ऑफ रिएक्शंस कांस्टेंट इन सॉल्वेंट इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, n जो है एवोगाड्रो नंबर्स होते हैं, z b चार्जेस होते हैं, e इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितनी प्रोवाइड की है पर यूनिट चार्ज में, आर जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉड्स आयंस के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो, और एप्सिलॉन जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अब वो इक्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइट। नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा क्या है, लाइट। अब लाइट जो होता है वो हमारे ड्रग स्टेबिलिटी के अंदर भी आता है। लाइट एनर्जी में भी एब्जॉर्ब सर्टेन मॉलिक्यूल व्हिच बिकम एक्टिवेट द अंडर द मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मोस्टली विजिबल लाइट जैसे यूवी लाइट कैन कॉज द फोटोलिटिक डिग्रेडेशन। बहुत सारी लाइट जो है वो क्या करती है, फोटोलिटिक डिग्रेडेशंस कर लेती है। जैसे कि हम आपने सुना होगा ड्रग को हम एम्बर कलर की ग्लास बॉटल में फिल करते हैं, बहुत सारी ड्रग डोसेज फॉर्म को एम्बर कलर की बॉटल्स में फिल करते हैं। तो होता क्या है कि ड्रग जब हम यदि स्टोर करके रखते हैं तो ये जो सनलाइट की जो रेज उस पर पड़ती है तो वो ड्रग को क्या कर देते हैं, डिग्रेडेशन कर देती है। उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्बर कलर की बॉटल यूज़ करते हैं कि कहीं कुछ हो ना, ठीक है। तो ये भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शंस अकर करती है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, जैसे कि राइबोफ्लेविन ड्रग से, फिनोथाइजिन ड्रग, नेफेडेफिन ड्रग से, ये सब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। मतलब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन दैट मीन्स फोटोलिटिक डिग्रेडेशन, मतलब लाइट के थ्रू ये क्या हो जाता है, ड्रग खराब हो जाती है, तो इसको बचाना पड़ता है। ये भी एक फैक्टर सपोर्ट करता है सनलाइट की। नेक्स्ट है हमारा कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होता है, कैटालिसिस दैट मीन्स रिएक्शन को फास्ट करने वाले एजेंट्स, ऐसे एजेंट जो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। तो हमारा सिंपल सा है, सिंपल है हमारा, कैटालिसिस इज द डिफाइंड एज विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट स्टिल बीइंग अल्टर द केमिकली। खुद चेंज नहीं होते हैं पर रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं या उसकी रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। A catalyst does not alter the equilibrium of reversible reaction। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि बहुत जल्दी से वो क्या शॉर्ट टाइम में ही क्या कर देता है, या रिएक्शन को फास्ट कर देता है, रिएक्शन को स्लो कर देता है। दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक स्पेसिफिक एसिड बेस कैटलिसिस होता है और एक जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं या उसको रिएक्शन को स्लो कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और अपनी खुद की केमिकल एक्टिविटी को ये चेंज नहीं करते हैं। फर्स्ट है कैटलिस्ट इज कंसिडर्ड एक्ट एज अ कंबाइनिंग द रिएक्टेंट टू द एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज ड्यू टू द कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं, खुद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन के कैटलिस्ट का काम कर देते हैं और रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जो कि वो प्रोडक्ट हमारा डिकम्पोजिशन नहीं होता है। अब इसकी दो टाइप से, फर्स्ट स्पेसिफिक एसिड बेस कैटलिस्ट। तो स्पेसिफिक देखते हैं ये क्या होता है। स्पेसिफिक दैट मीन्स पर्टिकुलरली अ नंबर ऑफ ड्रग्स सॉल्यूशन अंडरगो हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन सॉल्यूशन अपॉन द एडिशन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस यदि हम डालते हैं
तो हमारी यदि रिएक्शंस, यदि हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन, वाटर की वजह से ये डिग्रेडेशन हो जाती है एसिड बेस की वजह से, इफ़ द ड्रग सॉल्यूशन इज बफर्ड, द डिकम्पोजिशन मे नॉट बी accompany significant changes occur in the concentration of acid base, so that the reaction considered catalyzed by hydrogen and hydroxide ions. एसिड बेस रिएक्शन H+ या OH- की वजह से अकर होता है, तो यदि इसकी वजह से हमारे कोई चेंजेस होते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या स्लो करने के लिए, तो वो स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस कहलाते हैं। सेकेंड है हमारा जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। द एसिड बेस कैटालिसिस सॉल्यूशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइल आयन ओनली बट ऑफन अनडिसोसिएट। ये टूटते नहीं है, एसिड और बेस जो है टूटते नहीं है, ये केवल कैटालिटिक इफेक्ट देते हैं, जनरल जिसे बोला जाता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जैसे बफर फॉर मेंटेनिंग द पीएच, बफर सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं तो पीएच को मेंटेन करके रखते हैंगे, है ना। कोई भी हमारा बफर है, कैटालिसिस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है, यदि उसको एसिडिक ऐड करा तो एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक यदि ऐड करा तो वो डिपेंड करता है वो कैटालिस्ट पे। नेक्स्ट हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग। अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती हैगी? स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो होती है या एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी भी बोलते हैं, या डिकम्पोजिशन देखना, हम कोई भी ड्रग का डिकम्पोजिशन चेक करना, है ना, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा ड्रग जो है इनस्टेबल हो रही है, तो वो चीज़ हम देखते हैं। फार्मास्यूटिकल डिकम्पोजिशन कैन क्लासीफाई, फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन जो दे रखा है डिकम्पोजिशन होने का, तो फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो जाए, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाए, या आइसोमेराइजेशन हो जाए, या एपिमेराइजेशन हो जाए, या फोटोलिसिस रिएक्शन हो जाए। इन सब की वजह से हमारे कोई भी डोजेज फॉर्म, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो, ये सब क्या हो जाते हैं, इनस्टेबल हो जाते हैं, मतलब ये अपनी एक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं देते। अब हाइड्रोलिसिस होता है तो हम उसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, वो चीज़ देखना है हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रोलिसिस द प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम कंटेनिंग वाटर सच एज सस्पेंशन, इमल्शन, सॉल्यूशन एक्सेट्रा। हाइड्रोलिसिस जनरली जिसके अंदर पानी प्रेजेंट रहता है उसमें ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन प्रेजेंट होती है, जैसे कि इमल्शन है, सस्पेंशन है, या कोई भी अदर कोई मेथड है जिसके अंदर पानी है, तो उसके लिए ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस अकर होगी। Also for the drug which are affected to moistures in the form of water vapors and atmosphere, the main classes of esters, amide and lactones। देखो जनरली जब यदि मॉइस्चर भी यदि प्रेजेंट हो गई किसी ड्रग के अंदर, मॉइस्चर टैबलेट कैप्सूल वगैरह में मॉइस्चर हो गई, तो वो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन जो होगा वो कर देगा उसको। जैसे कि किसी में एस्टर प्रेजेंट से, इसकी जो ड्रग जो है एस्टर वाली ड्रग से, अमाइड्स वाली ड्रग से, लैक्टेंस वाली ड्रग से, ये सब चीज़ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अकर करती है। Hydrolysis is usually catalyze hydrogen ions and hydroxyl ion are by other acidic or basic species commonly encountered compound as a buffer। बफर सॉल्यूशन में एसिडिक या बेसिक कंपाउंड्स हम डालते हैं तो इसकी वजह से वो हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जैसे कि एस्टर हाइड्रोलिसिस। ये एस्टर हाइड्रोलिसिस जब होता है तो इसमें एक बॉन्ड बनता है, वो है एक्काइल ऑक्सीजन क्लेवेज आयंस बनते हैं, ठीक है। जो ये बॉन्डिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, इस आयंस की वजह से होती है, एक्काइल ऑक्सीजन क्लेवेज टूट जाता है, एस्टर का फॉर्मूला वाटर में गया तो ये, और ये एसिड बना दिया उसने, और एक अल्कोहल ड्रॉ कर दिया, तो इस तरीके से हमारा एस्टर हाइड्रोलिसिस होता है। जनरली जो ड्रग है जैसे कि प्रोकेन, टेट्राकेन, एट्रोपिन, एस्प्रिन, ये सब हाइड्रोलिसिस करती है एस्टर की। सेकेंड है अमाइड हाइड्रोलिसिस। अमाइड ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो ये अमाइड जो होते हैं वो अमाइड लीकेज करते हैं, लिंकेज बनाते हैं। ये अमाइड ग्रुप है, ये वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस हो गया तो हमारा RCOOH बन गया और एक अमीन ग्रुप हमारा निकल गया, ठीक है। इस तरीके की ड्रग जैसे कि हमारी अमाइड हाइड्रोलिसिस से इगोमेट्रिन है, क्लोरामफेनिकोल है, बार्बिचर्स, इस टाइप की ड्रग जो है अमाइड हाइड्रोलिसिस करती है। रिंग हाइड्रोलिसिस जैसे कि बेंजीन प्रेजेंट है जिसके अंदर, जैसे कि उसमें बेंजोडाइजेपिन है, नाटाजेपिन है, पेनिसिलिन, सिफलोस्पिरिन, इस टाइप की ड्रग जो है वो रिंग हाइड्रोलिसिस करती है। अब इनके प्रोटेक्शंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस के लिए सबसे मेन चीज़ है, हम हाइड्रोलिटिक रिएक्शन सॉलिड ड्रग है तो उसके लिए टैबलेट कैप्सूल यदि पाउडर ग्रैनुल्स वगैरह हैं तो उनको मॉइस्चर से हम क्या करेंगे, बचा के रखेंगे, और उनकी पैकिंग इस तरीके की रखेंगे जैसे कि मॉइस्चर रेसिस्टेंट पैकिंग, जैसे कि स्ट्रिप पैकिंग है, स्टोरेज उस पर लिख देंगे स्टोर इनको कंट्रोल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कंडीशन। आपको टेम्परेचर कंडीशन को आपको देख के ध्यान में रखना है कि उसको फ्रीजर में रखना है या कूल एंड ड्राई प्लेसेस में रखना है, वो उस कंडीशन पर डिपेंड करता है। और मॉइस्चर रेसिस्टेंट उसका जो मटेरियल यूज़ करेंगे, पैकेजिंग मटेरियल जो करेंगे हम यूज़, वो कैसा होना चाहिए, मॉइस्चर रेसिस्टेंट, मतलब मॉइस्चर को बचा कर रखें। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी हम इसके लिए ले सकते हैं अलग अलग, जैसे कि आपने देखा होगा बॉटल्स में यदि हमारे मल्टी टैबलेट्स रखी रहती हैंगी तो उसमें आपने देखा होगा एक बॉक्स रहता है सिलिका जेल का, ठीक है। तो वो बॉक्स क्या करता है, बार बार यदि अपन उसको ओपन करते हैं तो उसमें मॉइस्चर रहती है, तो वो सिलिका जेल उसको क्या कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी एक ऑप्शन रहता है कि सिलिका जेल्स के बैग्स उसमें रख दिए जाते हैं डोजेज फॉर्म में, वो डेसिकेंट का काम करता है, वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है मॉइस्चर को,
है ना। लिक्विड की बात करें तो यदि लिक्विड में हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो हम सिंपल से क्या कर सकते हैंगे, एसिड या बेस कैटलिस्ट हम प्रॉपर उसका पीएच को मेंटेन करके रखें। पीएच यदि मेंटेन है तो एसिडिटी जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो नहीं होगा। एसिड बेस को आप मेंटेन करके रखेंगे, पीएच को आप मेंटेन करके रखेंगे तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा किसी भी फॉर्मुलेशन से। नेक्स्ट है हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस ऑल्सो भी मिनिमम उसको और कम कर सकते हैं हम, जैसे कि हमारा ग्लिसरीन, अल्कोहल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये सॉल्वेंट जो हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट है ना, कंप्लीट रिप्लेसमेंट कर दो, वाटर को रिप्लेसमेंट कर दो कोई नॉन एक्वस सॉल्वेंट से, तो भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। यदि पानी नहीं है, दूसरा कोई लिक्विड है, तो वो हाइड्रोलिसिस अकर नहीं करेगा, है ना। जैसे बेंजोकेन है, प्रोकेन ड्रग है, इनमें हम सिर्फ स्पेसिफिक केमिकल एजेंट्स डाल दें, लाइक कैफीन ड्रग्स है, सॉल्यूशन, इन सब चीज़ के लिए हम ये डाल दें, है ना। रेफ्रिजरेशन ड्रग सॉल्यूशन रिटार्ड द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, बहुत सारी ड्रग जो होती है यदि हाइड्रोलिटिक कर रही हैं इन्वायरमेंट की वजह से, तो आप उसको रेफ्रिजरेटर यदि उसको प्रोवाइड करना है तो वो भी बचा सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के कुछ वो है हमारे हाइड्रोलिसिस के लिए प्रोटेक्शंस, वो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन instability number of pharmaceutical preparations are due to oxidation degradation of active ingredient when exposed in atmospheric ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में यदि एक्सपोज हो रहा है तो ऑक्सीजन की वजह से वो क्या होना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का गेन। सिंपली सा ऑक्सीडेशन जो होता है वो जनरली क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और या रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम ऑटो ऑक्सीडेशंस जनरली हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। यदि हमारी ड्रग में ऑक्सीडेशंस अकर हो रहा है तो हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, मॉर्फिन है, इपिड्रिन है, पैराल्डिहाइड है, टेट्रासाइक्लिन, विटामिन ए, डी के, ये जनरली ऑक्सीडेशन होते हैं, तो इसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट हम एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये क्या हो, ऑक्सीडेशन को बचा के चले। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए हम वही चीज़ लिखाएं कि ऑक्सीडेशन बहुत सारी ड्रग्स होती है, उसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, प्रिपरेशंस में केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं जनरली। तो एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन यदि फैट ऑयल इसका होता है तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसको बनाएं। प्रोटेक्शन करके रखें लाइट से, सन स्टोरेज से, टेम्परेचर से, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसको हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोटोलाइटिक डिग्रेडेशंस। अब फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन मतलब सनलाइट के थ्रू क्या होना, हमारा ड्रग का खराब हो जाना। Many pharmaceutical compound including ascorbic acid, riboflavin, cyanocobalamine, hydrocortisone, prednisone, nifedipine undergo degradation when exposed to light। जब लाइट के उसमें हम एक्सपोज्ड होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज होते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन सन की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम सिंपल सा, जैसे एक साइनोकोबालामिन की एग्जांपल दिया, ये कैसे इनएक्टिव होता है, ये एग्जांपल रिएक्शन दी है। अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं, तो सिंपल सा पहला ऑप्शन तो यही है, हम सनलाइट से प्रिवेंट करने के लिए एम्बर कलर के कंटेनर्स यूज़ करते हैं, एम्बर कलर की स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं। ओके, आपको पता है एम्बर कलर जो होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करके रखता है, सनलाइट से बचा कर रखता है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक बैरियर की तरह यूज़ कर सकते हैं टैबलेट को, कि वो क्या करके रखे, बचा के रखे टैबलेट को। ठीक, नेक्स्ट हमारा एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। इसी की स्टेबिलिटी के अंदर हम कैसे करते हैं किसी भी डोजेज फॉर्म की, तो हम एक टाइम और हमारा दूसरा है टाइम के साथ साथ हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं, है ना। तो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी जो होता है वो स्टेबिलिटी होती है जिसमें हम कंडीशन देते हैं, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, लाइट प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, एक इक्विपमेंट के थ्रू हम ये सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं, और हर टाइम में उसका कंसंट्रेशन चेक करते हैं कि 3 महीने में कितना कंसंट्रेशन लॉस्ट हुआ, 6 मंथ में कितना हुआ, 1 ईयर में कितना हुआ, ये हम एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी के अंदर करते हैं। अब एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी का क्या मेन एम होता है, तो फर्स्ट टू सर्व एज अ रैपिड मीन्स ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट फॉर्मुलेशन फ्रॉम अमंग सिमिलर फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोसेस। जो भी हमारा फॉर्मुलेशन है उसकी हम एक के बाद एक सीरीज़ के साथ हम वो काम करते हैं। इट सर्व एज अ रैपिड मीन्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये काम क्वालिटी कंट्रोल का भी एक वर्क होता है जो क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है कि बाहर यदि प्रोडक्ट जाएगा हमारे मार्केट में तो वो स्टेबल होना चाहिए। थर्ड है हमारा टू प्रेडिक्ट द शेल्फ लाइफ एंड हाफ लाइफ। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में शेल्फ लाइफ देखा था, 90% ड्रग डिग्रेडेशन है ना ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन किस तरीके, तो ये सब चीज़ स्टडी के लिए हम एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी करते हैं।
कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर अफेक्ट करता है, कम ज़्यादा करोगी तो हो सकता है हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाए। सेकंड है ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर गेन हो गई तो प्रोडक्ट ख़राब हो जाए। सनलाइट है, ये भी एक फैक्टर है, इससे यदि इसको कुछ भी ऊपर नीचे करते हैं तो सनलाइट की वजह से प्रोडक्ट ख़राब हो जाए। तो ये 3 वजह से हमारे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सनलाइट की वजह से हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। अब शेल्फ़ लाइफ किससे निकाली जाती है, तो सिंपली है शेल्फ़ लाइफ जो है हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड, हर एक टाइम पीरियड में हम उसकी स्टडी को चेक करते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, शेल्फ़ लाइफ स्टडी निकालते हैं। जैसे कि हमने एक डोजेज फॉर्म को रखा रहेगा इक्विपमेंट में, हमारा जो इक्विपमेंट है मॉइस्चर डिमांड वाला जो एक डिमांड दे रखा है, जिसमें हमने टेम्परेचर, मॉइस्चर और लाइट को हमने उसमें सेट कर रखा है। पहले 15 डेज़ में हमने वो डोजेज फॉर्म को निकाला, चेक करा कि हमने 500 mg ड्रग डाली थी, उसमें रखी थी डोजेज में, तो वो 500 है कि नहीं, टेस्टिंग करते हैं। इसमें हम टाइट्रेशंस करते हैं या अलग अलग जो भी मेथड के थ्रू हम ऐसे करते हैं कि हमारा 500 mg ड्रग रहा है या नहीं हो रहा है। 15 डेज़ के बाद यदि वही टेम्परेचर, मॉइस्चर वगैरह हमने सब प्रोवाइड करा, 1 मंथ में चेक करेंगे, फिर 3 मंथ में, 2 मंथ में, फिर 6 मंथ में, ऐसे हम स्टेबिलिटी हर एक कंसंट्रेशन चेक कर देंगे, कहीं कुछ ख़राब तो ना हो गया है, टेम्परेचर की वजह से प्रोडक्ट ख़राब तो नहीं हो गया है, मॉइस्चर की वजह से तो ख़राब नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ जो कहलाती है वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी कहलाती है, जिसकी वजह से हम शेल्फ लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ पीरियड को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। यहाँ हमारा ये वाला जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ हमारा अन्य सिक्वेशन को भी हमने डील कराएं, तो यहाँ हमारा टॉपिक जो है, हमारा जो यूनिट 5 है वो कंप्लीट होता है। ये आप थोड़ा सा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।